नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज 31वां लेक्चर होने वाला है और ये होने वाला है आज इस इंडियन पॉलिटी सीरीज का अंतिम लेक्चर, क्योंकि अभी तक मैं आपको भारतीय संविधान के 19 भाग कंप्लीट करा चुका हूं और इस 31वें लेक्चर में यानी जो इंडियन पॉलिटी का आज अंतिम लेक्चर है, इसमें आज मैं आपको भाग 20, 21 और 22 कंप्लीट कराने वाला हूँ। जो भाग 20 है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 368 के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जाता है और अब तक जो भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं भारतीय संविधान में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम वीडियो के अंत में भाग 21 और भाग 22 पर भी एक नजर डालेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन ये क्या है और भाग 21 और भाग 22 में कौन कौन से आर्टिकल हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी सीरीज आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं अगर वो इंडियन पॉलिटी सीरीज कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वहां पे बनाई गई है, जरदारी क्लासेस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है और प्रत्येक लेक्चर को वहां पे क्रमानुसार डाला गया है, तो इन लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 31 तक कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले आज हम यहाँ पे पहले भाग 20 के बारे में चर्चा करेंगे कि भाग 20 क्या है। तो भाग 20 में है संविधान का संशोधन, और इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368। यानी संविधान में जो भी संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के माध्यम से होता है। लेकिन इससे पहले अनुच्छेद 368 के बारे में हम पढ़ेंगे और 368 के तहत कितने प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। उससे पहले संविधान संशोधन के जो 3 टाइप है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान जो संशोधन किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है साधारण बहुमत से, और ये जो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है इसको 368 में नहीं रखा गया है, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। यानी साधारण बहुमत से जितने भी संविधान होंगे संविधान में संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे संविधान में सुधार कहा जाता है। होता तो ये भी क्या है, संशोधन ही है संविधान में, लेकिन इसे कहा जाता है संविधान में सुधार किया जा रहा है। लेकिन विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से जो परिवर्तन किया जाता है, जो संशोधन किया जाता है, उसे 368 में रखा जाता है। 368 के तहत उसे किया जाता है और उसे कहा जाता है संविधान संशोधन। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इस साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति क्या है और इनसे कौन कौन से आर्टिकल संशोधित किए जा सकते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत क्या होता है? सदन में जो उपस्थित लोग हैं उनका 50% प्लस 1 सीट, यानी 50+1 बहुमत से जो पारित किया जाए या जो अधिनियम जो विधेयक लाया जाता है, अगर उसको साधारण बहुमत से पारित करना है तो 50+1 सीट चाहिए। अगर 100 सीट है, कुल सीट अगर कितनी है, कुल सीट अगर कितनी है 100 है, तो 50+1 यानी 51 सीट या 51 मत से फिर इस विधेयक को पारित करने के लिए तो सदन में उपस्थित लोगों का 50%+1 सीट या 50%+1 मत, ठीक है, सीट की जगह आप यहाँ पे मत लिखें। तो इतने अगर मत से कोई भी, या 100 में से 51 मत, तो इतने मत से अगर कोई भी विधेयक पास हो गया है तो फिर कोई भी संशोधन अगर कराया गया है तो उसे कहा जाता है साधारण बहुमत से संशोधित किया गया। अब देखो कौन कौन से आर्टिकल अगर हम बात करें या कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं भारतीय संविधान में जिनको साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो आर्टिकल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 2-3 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है। और आर्टिकल 3 में क्या है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें, पहले उत्तराखंड भी किसमें था, यूपी में था, और यूपी से अलग किया गया उत्तराखंड को। तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत से या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से संविधान में मतलब इसके लिए कोई जो इसका ये विधेयक था वो विशेष बहुमत से पारित नहीं किया गया, बल्कि साधारण बहुमत से पारित किया गया।
और इसके लिए संविधान में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो संशोधन तो किया गया, लेकिन इसको 368 के तहत संशोधित नहीं किया गया, इसे कहा गया संविधान में सुधार। उसी प्रकार आर्टिकल 2, अगर किसी विदेशी राज्य को या विदेशी कोई भूमि को अगर भारत में शामिल करना है, विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना है, तो उससे भी साधारण बहुमत से पारित कराया जाता है। या वेतन भत्ते बढ़ाना या घटाना, ये सभी जो पॉइंट है ये साधारण बहुमत के माध्यम से पारित किए जाते हैं। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ठीक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है। तो ये तो हो गया साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत से जो भी विधेयक पारित किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। एक्चुअली संविधान में संशोधन तो होता है, लेकिन उन्हें माना जाता है सुधार। उन्हें संविधान संशोधन इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि उन्हें 368 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अब अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन होते हैं उनको दो प्रकार से क्या किया जाता है, दो प्रकार के बहुमत से पारित कराया जाता है। एक तो होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से इन्हें पारित कराया जाता है, यानी 2/3, 2/3, 2/3 बहुमत से, यानी 66% मत होना चाहिए। इसलिए यहां पे इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। तो विशेष बहुमत से अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो या तो उसको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे मूल अधिकार, मूल अधिकार में कुछ क्या करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत लाना पड़ेगा। दूसरा है यहां पे जैसे नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें कोई संशोधन करना है तो उसको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा दोनों सदनों में, और इसे माना जाएगा फिर आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन। तो विशेष बहुमत आप समझ गए। विशेष बहुमत के लिए अगर कोई विधेयक लाया जाता है संविधान संशोधन के लिए तो उसको 2/3 बहुमत से, यानी 2/3 यानी 66% मत से पारित कराना जरूरी है। उसके बाद जैसे जो तीसरा प्रकार है यहाँ पे, लेकिन 368 के तहत जो दूसरा प्रकार है, क्योंकि इस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से जो विधेयक पारित कराए जाते हैं अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसको भी आर्टिकल 368 के तहत संशोधन ही माना जाएगा। और इसके लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत, यानी 66% बहुमत, यानी 2/3 बहुमत तो चाहिए चाहिए संसद में, ठीक है, दोनों सदनों में, प्लस आधे राज्यों की अनुमति भी होना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है, इसमें अगर संशोधन करना है या राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करना है, निर्वाचन रीति में संशोधन करना है, तो उसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति जरूरी होती है। या संघ की कार्यपालिका की शक्ति में क्या करना है, विस्तार करना है, या न्यायपालिका में परिवर्तन करना है, तो इन सब में परिवर्तन करने के लिए, इन सब में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति जरूरी है, और फिर इसे 368 के तहत संशोधन माना जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इतना डिफिकल्ट इसको बनाया गया है पारित करने के लिए कि कोई भी सरकार आसानी से, अब माना कोई सरकार यहाँ पे अगर केवल क्या होता, साधारण बहुमत से अगर इसे पारित कराया जाता राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, तो कोई भी सरकार आगे राष्ट्रपति की क्या कर देती, निर्वाचन प्रणाली में चेंज कर देती, या उसमें संविधान में संशोधन करके ये कह देती कि एक ही व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा 10 सालों तक या 15 सालों तक, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने बड़ी सोच समझ के संविधान को बनाया है, और इस प्रकार से यहाँ पे संविधान संशोधन के जो 3 प्रकार थे, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। साधारण बहुमत से जो भी विधेयक पारित होंगे या संविधान में कोई भी सुधार किया जाएगा तो उसे संवैधानिक सुधार माना जाता है, उसे संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं रखा जाता है, इसलिए मैंने ये अलग कर दिया पहले ही। और विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति से जो भी संशोधन किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन माना जाएगा, और उन्हें आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा। तो ये आपने अभी तक क्या देखा, संविधान संशोधन देखा। अब दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि अब तक भारतीय संविधान में जो जो प्रमुख संविधान संशोधन किए गए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
वैसे जो संविधान संशोधन किए गए हैं, अब तक बहुत सारे संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं संवैधानिक संशोधनों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होंगे और जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले पहला संविधान संशोधन देखें अगर हम, तो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ये क्या था? तो इसके तहत एक तो भूमि सुधार किए गए। ठीक है, कई भूमि सुधार संबंधी प्रावधान इसमें थे। तो भूमि सुधार से संबंध है और राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान के अधिकार दिए गए। तो ये तो था पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया। और जब इसमें भूमि सुधार किए गए तो इसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, भूमि सुधार के लिए। दूसरा यहाँ पे 7वां संशोधन अधिनियम 1956, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956, आपने फजल अली आयोग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। वैसे जो ये संविधान संशोधन है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इनसे संबंधित टॉपिक जब मैंने आपको कराए तो प्रत्येक संविधान संशोधन के बारे में मैंने आपको वहां पर भी बता रखा है। तो यहाँ पर एक साथ हम एक बार इनको देख रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो सके और एक साथ मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन से प्रमुख संवैधानिक संशोधन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, तो फजल अली आयोग जिसने क्या कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फिर संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को। तो राज्यों के पुनर्गठन को भाषाई आधार पर गठित करना है, राज्यों को पुनर्गठन करना है भाषा के आधार पर। किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में ये प्रावधान जोड़ा गया? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है, ये प्रावधान जोड़ा गया भारतीय संविधान में। दूसरा, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय रखने का प्रावधान पेश किया गया। यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। यह प्रावधान भी किसमें लाया गया? 7वां संवैधानिक संशोधन में। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे राज्यपाल संबंधी एक प्रावधान भी लाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी आपको नोट करना है। क्या है 7वां संविधान 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956? तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन किया गया उसको संवैधानिक मान्यता दी गई। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय रखने का प्रावधान। ठीक है, एक समान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, यानी हाई कोर्ट। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हो सकता है। इसका प्रावधान भी 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में लाया गया। और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह प्रावधान भी लाया गया 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में। उसके बाद यहाँ पे 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960, ये क्या था? ये था बेरोजगारी संघ क्षेत्र से संबंधी मामला। और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 7वां संविधान संशोधन में जो भी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने प्रस्तावना के बारे में आपको पढ़ाया था। तो सारे ये वैसे जो ये संविधान संशोधन है, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो बेरोजगारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के माध्यम से। बेरोजगारी संघवाद प्रस्तावना में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो बेरोजगारी संघ पे वाद छिड़ गया था और फिर 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में और बेरोजगारी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, इस संविधान संशोधन के माध्यम से दादरा नगर हवेली को दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से। उसके बाद है 12वां संविधान अधिनियम 1962, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962।
तो इसके तहत गोवा, दमन और दीव इनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे 18वां संशोधन अधिनियम 1966, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पंजाब एक राज्य था पहले, ठीक है, और पंजाब का पुनर्गठन किया गया। कितने भागों में इसे बांटा गया, अब यहाँ पे देखो। पंजाब यानी पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाबी भाषी राज्य, हरियाणा हिंदी भाषी, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसको चंडीगढ़ को। तो 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के माध्यम से पंजाब का पुनर्गठन किया गया, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में और चंडीगढ़ में। तो ये तो हो गया 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसके तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मूल रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी मूल रूप से, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कुल है 22। तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से क्या किया गया? संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को परिवर्तन करने की शक्ति दी गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंदिरा गांधी है प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी के समय बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय एक पावरफुल सरकार थी। और जब भी सरकार होती है, जब केंद्र में मजबूत सरकार होती है, बहुमत की सरकार होती है, तो वो बहुत सारे जो संशोधन करती है वो इसलिए कर सकती है क्योंकि वो बड़ी आसानी से उन्हें पारित भी कर सकती है। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो संसद है वो संविधान की किसी भी भाग को, किसी भी उपबंध को परिवर्तित कर सकती थी। ये शक्ति दी गई 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से। अब ये तो कहीं ना कहीं ये क्या है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी सोचने को मजबूर हो गया, क्योंकि अब देखो सरकार अगर यानी संसद अगर कोई भी उपबंध को परिवर्तित कर सकती है, यानी वो पूरे संविधान को ही परिवर्तित कर सकती है। तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है और इसकी चर्चा मैंने की थी। मैंने आपसे चर्चा की थी केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, और ये हुआ था 1973। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से बता रखा है। केशवानंद भारती केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। देखो 1971 में संविधान में संशोधन किया जा चुका है, 24वां संविधान संशोधन 1971 कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन करने की शक्ति है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में 1973 में अपना निर्णय दिया कि सरकार या संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, और वो मूल ढांचा क्या होगा ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये शक्ति कम की गई सरकार की या संसद की, ठीक है। दूसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई, यानी कोई भी संवैधानिक संशोधन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति को उसे सहमति देनी ही होगी। ये भी लाए गए इंदिरा गांधी सरकार में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। तो ये था 24वां संशोधन। उसके बाद 26वां संविधान संशोधन, ये काफी महत्वपूर्ण है। जो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 है, इसके माध्यम से क्या किया गया? रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविपर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अब देखो हमारे देश में पहले बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, और इन सभी रियासतों को यहाँ पे गठित करके उनको यहाँ पे विलय करके भारत संघ बनाया गया। अब यहाँ पे जो रियासतों के राजा थे उन्होंने उस समय मांग की, बहुत सारी मांगे रखी, तो इसलिए यहाँ पे संविधान में उनको ये हक दिया गया, संविधान ने ये हक उनको दिया कि इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी या वेतन भत्ते उनको मिलेंगे, पेंशन उनको दी जाएगी।
लेकिन 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने रियासतों के जो पूर्व शासक थे उनसे उनके जो पूर्वी पर्स या जो उनको भत्ते दिए जाते थे या जो उनके विशेष अधिकार थे उन्हें समाप्त किया। 35वां संविधान संशोधन 1974, इसमें सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी मैं आपको जो फर्स्ट भाग था, प्रथम भाग संविधान का भाग 1 जो मैंने कराया वहां पर भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। और फिर 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जबकि सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यहाँ पे दोस्तों मैं वही संविधान संशोधन आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्या था 39वां? इसके तहत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया। अभी मैं आपको 46वां संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा जिसमें बहुत सारे निर्णय जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लिए गए थे उस समय जो संविधान में संशोधन किए गए वो 46वें संविधान संशोधन में बदले गए, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। तो 39वां क्या है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये प्रावधान लाया गया संविधान में 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। उसके बाद था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, मिनी संविधान। और इस समय भी इंदिरा गांधी की सरकार थी और इस समय संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, और इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। एक तो इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब प्रस्तावना में इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, यानी भारत जो राज्य है, जो भारत संघ है, उसका कोई भी क्या नहीं होगा, पंथ नहीं होगा, किसी भी पंथ को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, सभी धर्मों को समान रूप से, सभी पंथों को समान रूप से देखेगा, पंथ निरपेक्ष। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी प्रस्तावना में हम इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। और अखंडता, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। कई बार प्रश्न भी आता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? तो एक बार संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, और प्रस्तावना में ये 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया। दूसरा है संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। देखो, मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और एक बाद में जोड़े गए। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? टोटल हैं कुल 11 मूल कर्तव्य, लेकिन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और इन मूल कर्तव्यों को आर्टिकल 51 का में रखा गया, यानी अगर हम भाग की बात करें, भाग 4 के का में, भाग 4 के यानी भाग 4 का का जोड़ा गया और आर्टिकल 51 का का जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। और क्या क्या किया गया? तो एक यहाँ पे राष्ट्रपति की बाध्यता, राष्ट्रपति की बाध्यता क्या की गई? तो राष्ट्रपति की बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया, यानी सरकार अगर कोई भी विधेयक लाती है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति की बाध्यता का प्रावधान लाया गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, और राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि सरकार कोई भी प्रस्ताव लाएगी, राष्ट्रपति को उसे स्वीकारना होगा, उसे पारित करना होगा। और क्या था इसमें? इसमें था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करेगा। तो जो ये 42वां संविधान संशोधन लाया गया, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन किए गए संविधान में, और इससे कहीं ना कहीं संविधान का दुरुपयोग हुआ जब संविधान में इतने सारे संशोधन किए गए। एक आपको समिति यहाँ पे नोट करनी है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
या इसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये समिति भी आपको नोट करनी है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, क्योंकि यहाँ पे बन जाती है जनता पार्टी की सरकार। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए संविधान में, या जो भी संविधान का उस समय दुरुपयोग हुआ, बहुत सारी इसमें अच्छी चीजें भी थी, लेकिन बहुत सारी मैक्सिमम चीजें इसमें ऐसी रखी गई कि कहीं ना कहीं सरकार पूरा क्या करना चाहती थी, कंट्रोल करना चाहती थी सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जब आया तो इसमें बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया गया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब देखो, संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 31 में ये मूल अधिकार था। अब इससे सरकार को क्या समस्या होती, जैसे सरकार को कहीं पे सड़क बनानी है और वहां पे किसी का खेत है और उसने मना कर दिया खेत लेने के लिए, और सरकार ने जबरदस्ती उससे खेत ले लिया, तो संपत्ति का अधिकार क्या था, अभी तक मूल अधिकार था 1978 तक। तो फिर वो जाएगा आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता था, और मूल अधिकारों को सरकार नहीं छीन सकती है, ठीक है। तो इसलिए फिर वहां पे पेंच फंस जाता सरकार को, कहीं ना कहीं इससे बड़ी समस्या हो गई। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में रखा, यानी कानूनी अधिकार। और अब यहाँ पे सरकार किसी की भी संपत्ति को क्या कर सकती है, ले सकती है, तो इसको विधिक अधिकार में रखा गया। और अगर आर्टिकल की बात करें तो इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 300 का, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया फिर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर, यानी मूल अधिकार से हटाकर इसे विधिक अधिकार में, कानूनी अधिकार में रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 74 में एक परिवर्तन किया गया, 74 और आर्टिकल 71 में। 71 में क्या किया गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच कर सकता है। देखो ऊपर मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पे था ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था कि संसद, ये 24वां नहीं, ये था 39वां, ठीक है, हाँ ये था ना 39वां कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर यहाँ पे आर्टिकल 71 में संशोधन किया गया, और इसमें 46वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें कहा गया स्पष्ट रूप से कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच कर सकता है। तो एक तो ये परिवर्तन किया गया आर्टिकल 74, इसमें क्या परिवर्तन लाया गया, इसमें क्या संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति का अधिकार लौटाया गया, और पुनर्विचार, जो पुनर्विचार का अधिकार था राष्ट्रपति का, जिसे कब छीना गया, तो राष्ट्रपति की बाध्यता, यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन क्योंकि पुनर्विचार की शक्ति तो पहले राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन फिर 46वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो ये निर्णय था इसको बदला गया, और अब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति को, ये जो ये अधिकार था वो राष्ट्रपति को लौटाया गया, यानी पुनर्विचार करने की शक्ति। तो यहाँ तक दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा 46वां संविधान संशोधन तक। और 42वां और 46वां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 52वां संशोधन अधिनियम 1985, ये क्या है, दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान करते हुए एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून है, और ये दल बदल विरोधी कानूनों संबंधी जो ये 10वीं अनुसूची है ये भारतीय संविधान में जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन है 1989 में ये हुआ। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले जो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के लिए जो आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी। फिर संविधान में संशोधन किया गया 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, और इसमें जो चुनाव की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसमें दिल्ली को एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विशेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया।
और एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से। नेक्स्ट 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां, ये तो मैंने इस पर अलग से पूरे 2 लेक्चर आ रखे हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस पर हमने 2 वीडियो पर डिटेल से चर्चा कर रखी है, तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि 73वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया था, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, और उसी साल 76वां संविधान संशोधन लाया गया शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। तो ये जो दोनों संविधान संशोधन ये थे स्थानीय शासन से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, यहाँ पे देखो जो 73वां था, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और इसमें भाग 9 का जोड़ा गया, तो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना, ये क्या है, एक मूल अधिकार। और कब से बनाई, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार बनाया गया, और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया और आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। तो 21 का क्या है, प्रारंभिक शिक्षा एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया, और एक आर्टिकल 51 का में भी जोड़ा गया। 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य आते हैं, और मूल कर्तव्य मैंने आपको बताया, मूल कर्तव्य 10 कहाँ पे थे, तो मूल कर्तव्य जो जोड़े गए वो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, एक मूल कर्तव्य। और वो मूल कर्तव्य क्या था कि कहीं ना कहीं देखो, मूल कर्तव्य लोगों के लिए होते हैं, जो जनता होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का भी क्या है, ये मूल कर्तव्य बनता है कि वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करे, या अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना उनका मूल कर्तव्य होगा। मूल अधिकार तो है ही, क्योंकि सरकार दिलाएगी, सरकार को कर्तव्य है, लेकिन आपका भी वो क्या है, मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 51 का भी इसमें जोड़ा गया। तो ये सारे संशोधन किए गए, ये सारे प्रावधान जोड़े गए 2002 के माध्यम से, जो 86वां संविधान संशोधन था। उसके बाद है यहाँ पे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इसमें मंत्रिमंडल का आकार 15% यानी 15% तक सीमित किया गया। अब ये मंत्रिमंडल का आकार क्या है, तो जो मंत्रिमंडल होता है जिसमें एक प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो माना अगर किसी विधानसभा की, अगर एग्जांपल दूं आपको कि विधानसभा में कुल कितने हैं, 100 सीट है, तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल होगा यानी कुल कितने मंत्री होंगे, तो फिर यहाँ पे 15% या 100 में से 15 मंत्री होंगे, और इनसे मिलकर क्या बनेगा फिर मंत्रिमंडल, यानी 14 मंत्री होंगे और एक सीएम प्लस 14 मंत्री, टोटल 15। तो 15 से अधिक नहीं होंगे, तो 15% सीमित कर दिया गया मंत्रिमंडल को। और अगर हम संघ की बात करें, केंद्र की बात करें, तो पीएम तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर कुल जो संख्या है मंत्रिमंडल की वो 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 100 है तो 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे 15% मैंने इसलिए कहा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और इस प्रकार से कुल यहाँ पे जो 8वीं अनुसूची में भाषा हुई वो हुई 22, ठीक है। नेक्स्ट 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और आर्टिकल 9 का खा जोड़ा गया इसमें, आर्टिकल 9 का खा। तो ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, या सहकारी समितियों को
संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2011 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से। नेक्स्ट था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ये था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन किया है। अब ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, इसके तहत क्या किया जाना था? जजों की नियुक्ति की जानी थी। लेकिन देखो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया और इसी नियुक्ति आयोग के माध्यम से जजों की नियुक्ति की जानी थी। लेकिन जजों की नियुक्ति पहले कोलिजम पद्धति से होती है और वो लगातार चलती आ रही है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? इसको निरस्त कर दिया, इसको हटाने के लिए कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर सरकार कहीं ना कहीं न्यायालय में क्या कर रही है? दखल दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इसमें क्या था कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि विवाद थे, यानी भारत की कुछ भूमि बांग्लादेश के पास थी, बांग्लादेश की कुछ भूमि भारत के पास थी। तो इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ। भारत ने बांग्लादेश को कुछ हिस्से लौटाए, बांग्लादेश ने भारत को कुछ हिस्से लौटाए। तो वो क्या गया? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से। उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसमें जीएसटी लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी। ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन के माध्यम से दी गई, यानी संविधान में संवैधानिक प्रावधान जीएसटी का संविधान में इसे या किस संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दी गई जीएसटी को, या जीएसटी को लागू किया गया। तो वो था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ओबीसी को, ओबीसी यानी यहाँ पे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको एससी एसटी ओबीसी आयोगों के बारे में डिटेल्स में चर्चा कराई थी, चर्चा की थी हमने, तो वहां पर भी इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता रखा है। तो ओबीसी जो आयोग था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से। 103वां क्या था? 2019 में किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन्हें अधिकतम 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को 10% आरक्षण अधिकतम रूप से दिया जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत संवैधानिक मान्यता इसको दी गई। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 क्या था? लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई। देखो हर 10 साल में इसको बढ़ाया जाता है, तो 2020 में इसे होने थे 70 साल 2020 में, यानी 1950 से लेकर 2020 तक इसको होने थे 70 साल। 70 साल इसको पूरे हुए और यानी 2020 तक जो समय सीमा थी एससी एसटी के जो आरक्षण की समय सीमा थी 2020 तक वो थी 70 साल। तो फिर लाएंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, ये है 2019। ठीक है, इसको सही करें आप, ये मतलब 20 में आए लेकिन ये इसका नाम है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। तो इसके तहत फिर अगले 10 साल के लिए यानी 2030 तक ये आरक्षण यथावत रहेगा। एससी एसटी का जो आरक्षण है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, तो वो यथावत रहेगा 2030 तक, यानी कुल 80 साल। और फिर इसको संशोधन किया जाएगा। इसमें लगातार संशोधन होते रहते हैं और 10 सालों के लिए इसको बढ़ाया जाता है। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भी ये 10 साल की था और फिर लगातार इसको बढ़ाया गया और अभी ये 2030 तक है, यानी कुल 80 सालों तक। तो जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में करा दिए हैं। इससे अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है आपको या कोई भी सवाल आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वैसे मैंने सभी महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संशोधन थे इनके बारे में आपको बता दिया है और पहले से हम
जो ये हमारी सीरीज चल रही है वहां पर जो भी टॉपिक थे वहां पर भी मैंने इनसे संबंधित टॉपिक में इनके बारे में जरूर चर्चा की है। अब हम यहाँ पे भाग 21 और भाग 22 के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित जो आर्टिकल आपको जानने चाहिए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्जाम के व्यू पॉइंट से यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन आज ही हम इस लेक्चर में पॉलिटी समाप्त करने वाले हैं और पॉलिटी में कुल 22 भाग हैं, तो इसलिए मैं इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करूंगा। भाग किसमें है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ऐसे उपबंध जो अस्थायी है या संक्रमणकालीन है, तो इस प्रकार के विशेष उपबंध है भाग 21 में। इसमें आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। 369 क्या है? राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति की माने हुए समवर्ती सूची है। यानी कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है संसद को। जो राज्य सूची के हैं विषय हैं, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को होता है। लेकिन 369 कह रहा है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, विधि बनाने का अधिकार संसद को भी है। 370 है। 370 में क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। जम्मू कश्मीर राज्य, ये आर्टिकल 370 ये आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब आर्टिकल 370 के जो कुछ उपबंध थे उनको समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जो आर्टिकल 370 में कुछ विशेष उपबंध थे, तो उनमें से कुछ उपबंधों को समाप्त किया जा चुका है। आर्टिकल 371, तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। और 371 में ये आपको जानना जरूरी है कि 371 में बहुत सारे राज्यों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। का, खा, गा, इसमें बहुत सारे क्या है? क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, तो राज्यों के लिए विशेष उपबंध कौन से आर्टिकल में है? तो वो है 371 में। उसके बाद है 372, विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बने रहना और उनका अनुकूलन। यानी कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो विद्यमान विधियां थी, जो विद्यमान कानून थे, जो उस समय नियम थे, तो वो यथावत बने रहेंगे जब तक कि उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया। तो ये कहता है 372। 376 से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में विशेष उपबंध, और इसी प्रकार इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य पदों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो जो अन्य आर्टिकल हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, वहां से एग्जाम में कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो भाग 21 में हमारा ये हो गया। अब है भाग 22। भाग 22 में सिर्फ संविधान के बारे में ही जानकारी मिलती है। क्या है भाग 22 में? जो कि अंतिम भाग है भारतीय संविधान का, अंतिम भाग, क्योंकि कुल भाग कितने हैं? 22 भाग, और इसी के साथ हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट 22 भाग। ये सीरीज आपको दोस्तों कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या है भाग 22? संक्षिप्त नाम इसमें दिया गया है, यानी नाम क्या होगा जो ये संविधान है, प्रारंभ कब होगा, और निरसन यानी निरस्त क्या क्या किया जाएगा, समाप्त क्या क्या किया जाएगा। 393 कहता है इसमें 393 से लेकर 395 ये 3 आर्टिकल हैं भाग 22 में। 393 है संक्षिप्त नाम। तो इस संविधान जो ये जिसमें टोटल 395 ये आर्टिकल हैं और टोटल 22 भाग हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा? तो इस संविधान का संक्षिप्त नाम होगा भारत का संविधान। तो हमारे संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान। किसके तहत? आर्टिकल 393 के तहत। 394 क्या है? प्रारंभ। तो इसका प्रारंभ कब होगा? तो यहाँ पे देखो, यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये हो रहे हैं टोटल 16 आर्टिकल। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या हुआ? इस दिन संविधान के कुछ आर्टिकल को क्या कर दिया था? लागू कर दिया गया था, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान को अंगीकृत किया गया और इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ आर्टिकल को लागू किया गया। और वो कुल आर्टिकल कितने थे? 16 आर्टिकल। तो यह अनुच्छेद यानी यह 394वां अनुच्छेद, तो एक हो गया 394, और 5, 6, 7, 8 या जो ये अन्य अनुच्छेद ये तुरंत प्रवर्त होंगे।
तो इन्हें लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इस संविधान के शेष उपबंध, जो अन्य आर्टिकल थे, जो शेष उपबंध है, उन्हें 26 जनवरी 1950 को वो प्रवर्त होंगे, यानी 26 जनवरी 1950 को उन्हें लागू किया जाएगा, जो दिन इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया। तो इसमें क्या था कि इसमें ये बताया गया कि ये आर्टिकल हम 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित करेंगे या लागू करेंगे, और जो बाकी आर्टिकल हैं, बाकी जो उपबंध है इस संविधान में, उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। और फिर 26 जनवरी 1950 को सभी उपबंध, संविधान के सभी उपबंधों को लागू किया गया। 395 जो अंतिम आर्टिकल है, इसमें निरसन का मतलब ये है कि अब तक जैसे जो अब तक अंग्रेजों का जो संविधान चलते हुए आ रहा था, या जो 1935 का अधिनियम था, या जो उससे पहले के अधिनियम थे, तो उन्हें यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, और अब से यानी 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे कंप्लीट 395 आर्टिकल हो गए, कंप्लीट भाग हो चुके हैं, भाग 22। और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे इंडियन पॉलिटी के, वो मैंने आपको करा दिए हैं, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इस सीरीज के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।